Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the last and 32nd lecture of Statistics and Probability Theory course. In last class, we revised almost half of the lectures. यानी पहले 15 लेक्चर्स तक जो हमने कुछ सीखा था ऑलमोस्ट उसको हमने क्विक रिव्यू से गुजारा था. In this class, we will be basically discussing, not in detail, but just taking an overview of this remaining half. So these are the topics mainly जो कि हम in this class discuss करेंगे. Last जो topic हमने basically discuss किया था, that was about marginal distributions. Marginal distributions, you see, they were basically like if we had this g of x, so that was equal to from minus infinity to plus infinity f of x y integrated over y. या अगर discrete case में हम इसको देख रहे थे तो it was summation of all x and y taken over y. यानी y की वैल्यू सब ऐड हो जाएंगी तो हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी दैट वुड बी द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन विद फॉर x. और h ऑफ y जो होगी दैट विल बी, इसका उलट हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक f ऑफ एक्स वाई इंटीग्रेटेड विद dx. और फॉर डिस्क्रीट केस it was summation over x f of xy. So हम statistical independence define करते हैं by कि अगर हमारे पास एक function है जो probability distribution है of two variables x and y, हम उन रैंडम वेरिएबल्स x एंड y को स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट कहेंगे इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस इज इक्वल टू द फंक्शन इटसेल्फ. यानी हमें इस g और h इस तरह से मिलें कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट f ऑफ एक्स वाई. तो देन वी विल कॉल दोज वेरिएबल्स एज स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट. Let x and y be two random variables, discrete or continuous. The joint probability distribution f of x, y and marginal distributions g of x and h of y respectively. The random variables x and y are said to be statistically independent if and only if f of x, y is equal to g of x multiplied by h of y for all x, y within their range. तो अगर हमें ये सिचुएशन मिले तो हम उसको स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट कहेंगे उस फंक्शन को. देन वी डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेरियंस. यानी वेरियंस हमने डिफाइन की थी, दैट वाज फॉर वन वेरिएबल x, यानी म्यू एक्स एक्स, या कहीं पे हम इसको एस एक्स एक्स भी कह देते हैं, कहीं पे हम सिग्मा एक्स एक्स भी कह देते हैं और कहीं पे हम इसको सिग्मा स्क्वायर भी कह देते हैं. बट जब मल्टीपल वेरिएबल्स की बात हो तो फिर हम उसको सिग्मा एक्स या सिग्मा एक्स वाई या सिग्मा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम ये वेरिएंस किस रैंडम वेरिएबल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. सो let x and y be random variables with joint probability distribution f of x, y. The covariance of x and y is defined by mu x, y is expected value of x minus mu and y minus mu y. यानी this is mu x जो होगा that will be mean with respect to x और ये mean with respect to y होगा. That will be equal to summation over x and summation over y, x minus mu x
here we have a typo, y minus mu y f of xy. Similarly, if xy जो है वो डिस्क्रीट होंगे, अगर ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स होंगे तो in that case we will have these summation signs replaced by these integral signs, और remaining जो है वो same expression रहेगा. dx और dy of course because of these integral हमें मिल जाएंगे. तो कंटिन्यूस के केस में कोवेरियंस जो है दैट विल बी डिफाइंड बाय दिस रिलेशनशिप. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, के कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं. तो लेट x एंड y बी रैंडम वेरिएबल्स विद कोवेरियंस सिग्मा एक्स वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस सिग्मा x एंड सिग्मा y रिस्पेक्टिवली. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y यानी रो एक्स वाई जो है दैट इज डिफाइंड बाय सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. देन वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट सम स्पेसिफिक यानी स्पेशल केसेस या जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशंस हम यूज करते हैं उन डिस्ट्रीब्यूशंस को स्पेशली हमने डिस्कस किया. तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसमें सबसे पहले थी. इफ अ रैंडम वेरिएबल x assumes values x1 through xk with equal probabilities, then discrete uniform distribution is given by f of xk is equal to 1 over x for all x1 x2 x की. यानी अगर हमारे पास जैसे वी हैव अ कॉइन, तो कॉइन जो होगा दैट विल बी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2 है. तो दोनों इवेंट्स जो हैं दे विल बी इन दिस इज हेड और दिस इज टेल. प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज यूनिफॉर्म. या हम रोलिंग ऑफ ए डाई की बात करें तो वी हैव इवेंट 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and everyone has a probability of 1/6. तो ये भी एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको कि हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं. सो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस और भी कई हो सकती हैं, जैसे रिमूविंग और टेकिंग अ कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स. तो उसमें हर की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 1/52. तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगी. तो देयर हाइट्स बेसिकली विल रिमेन सेम, और ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रीट और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे. देन जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस की थी दैट वाज बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रोसेस या बर्नौलीज ट्रायल, जिसमें कि बर्नौलीज प्रोसेस के बारे में हमने ये कहा कि दिस हैज दीज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. नंबर 1 के जो एक्सपेरिमेंट है दैट कंटेन्स रिपीटेड ट्रायल्स. जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करेंगे उनमें ट्रायल्स बहुत ज्यादा होंगे या रिपीट करेंगे हम. एक ट्रायल की बेस पे वी कैन नॉट से कि दिस इज एन एक्सपेरिमेंट. सो दैट इज वन एक्सियम ऑफ द बर्नौलीज प्रोसेस. देन द सेकंड इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम इन ईच ट्रायल. यानी हम अगर टॉसिंग ऑफ ए कॉइन की बात कर रहे हैं तो हेड की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम रहेगी, यानी हम कॉइन चेंज नहीं करेंगे. या रोलिंग ऑफ ए डाई की बात कर रहे हैं तो वी विल नॉट चेंज द डाइस. एंड देयर आर n ट्रायल्स एंड n इज अ कांस्टेंट. यानी n जो होगा, हम ट्रायल्स की जब बात करेंगे 20, 50, 100, 1000 वट एवर,
एन कांस्टेंट रहेगा, एक कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। देन दी एन ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट का मतलब हम समझते हैं कि दो जो ट्रायल्स हैं दे विल नॉट अफेक्ट ईच अदर, यानी अगर मैंने एक दफ़ा टॉस की है तो उसका रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट टॉस को अफेक्ट नहीं करेगा, तो हम उनको इंडिपेंडेंट कहेंगे। बर्नौलीज ट्रायल में अगर हम साथ ये कंडीशन डाल दें कि सक्सेस और फेलियर टाइप का एक्सपेरिमेंट है, अब बर्नौली ट्रायल कैन रिजल्ट इन अ सक्सेस विद अ प्रोबेबिलिटी P, यानी उसमें P जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, एंड Q विच इज 1 माइनस P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ऑब्वियसली अगर दो ही उसकी आउटकम्स हैं तो हम ये कहेंगे कि बर्नौलीज प्रोसेस जो है अब हमने उसको बाइनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल x, द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम b x n p से रिप्रेजेंट करते हैं, n कॉम्बिनेशंस ऑफ x, p raised to power x, q raised to power n minus x, which is basically a sort of general term from binomial expansion. So it gets the name binomial distribution. But binomial expansion में जो a और b हैं they can take any value, but in binomial distribution p and q will both be less than 1 and their sum will be equal to 1. Only then this will become a binomial distribution. So basically हम कर क्या रहे हैं कि we have performed like हम 10 times कॉइन को टॉस करते हैं, उसमें से हम कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 3 times वी विल हैव अ हेड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 10 में से 3 के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि फलां नंबर पे हेड आए, तो ऑर्डर जो है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस केस। यहां पे सिर्फ हम 3 की बात कर रहे हैं, तो इसलिए दिस विल बी यूज्ड एज परम्यूटेशन, एज कॉम्बिनेशन, यानी यहां पे NCR वाली चीज यूज हो रही है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर P जो है दैट इज 1/2, तो उसकी 3 times आने की ये प्रोबेबिलिटी सक्सेस, यानी हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 7 times, तो हम कहेंगे कि ओनली 3 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। अदरवाइज हम सिर्फ अगर 3 की बात करें, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो दिस विल बी जनरली कि सिर्फ हमने 3 की बात की कि 3 दफा उसके क्या प्रोबेबिलिटी है आने की हेड। बट हमने जब उसको इंश्योर किया कि 3 times हेड एंड 7 times टेल, तो हमें 7 times टेल की प्रोबेबिलिटी को भी साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब हमने एंड कह दिया। रिमेंबर कि मल्टीप्लिकेशन रूल हम तब यूज करते हैं जब हम एंड कर रहे होते हैं 2 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज को। तो इसमें वी आर मल्टीप्लाइंग बिकॉज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस मल्टीप्लाइड बाई 7 फेलियर्स, तब जाके ये रिलेशनशिप हमें वहां से मिलता है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस रिलेशनशिप।
हमें बसा औकात वी हैव टू फाइंड आउट कि 0 से लेके 3 तक क्या प्रोबेबिलिटी है या 5 मरतबा की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ p एंड n द टेबल्स हैव बीन जनरेटेड फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ड्यूरिंग द कोर्स वी लर्नड कि हाउ टू यूज द टेबल्स। हम यहाँ पे क्विकली रिफ्रेश करेंगे कि वो टेबल्स क्या थे और उनको हम किस तरह से यूज करते हैं। जो टेबल्स हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, उनमें एक्चुअली द सम इज गिवन, यानी समेशन x इज इक्वल टू 0 टू r and binomial distribution of x, n and p. So if we have probability 0.1, तो हमारे पास यानी p की वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं 0.1, 0.2, तो हमें probability sums जो हैं they are available. It's not the exact probabilities, these are the sums. तो इसमें वी कैन बेसिकली, अगर हमें फॉर एग्जांपल इफ वी हैव p इज इक्वल टू 0.4 और हम कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं 15 टाइम्स, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के 4 टाइम्स जो है वी हैव गॉट दिस हेड, तो 4 के लिए we can say कि this is this value 2.2713, which is actually equal to probability of x for n जो था that was 15, यानी x जो होगा that will be 4, 15 और p जो है that is 0.4। और ये क्या है, समेशन फ्रॉम r या x, हम यहाँ पे r कह दें अगर, तो r जो है दैट इज 0 टू 4 तक, ये एक्चुअली समेशन है। तो हमें अगर सिर्फ ये वैल्यू चाहिए हो कि सिर्फ समेशन नहीं, हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि वी टेक दिस वैल्यू and we can subtract the previous values from these values। यानी इसमें से अगर हम ये 0.3 वाली वैल्यू कैलकुलेट रिमूव कर दें, यानी अगर हम इसमें से ये 0.0905 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी b ऑफ 0.4 और 15,0.4, दिस इज 4 एक्चुअली। ये इसके डिफरेंस से मिल जाएगी, यानी हमारे पास यहाँ पे सम्स हैं, दीज आर नॉट द प्रोबेबिलिटीज। ये इस टेबल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ी काशन है कि दीज आर प्रोबेबिलिटी सम्स। डोंट टेक देम कि हम अगर n 15 है r 4 है तो वी विल जस्ट ब्लाइंडली यूज दिस वैल्यू, दिस इज नॉट द केस। तो इस तरह से हम इस टेबल को यूज करते हैं। देन बर्नौलीज प्रोसेस की तरह ही वी हैव पॉइसॉन्स एक्सपेरिमेंट एंड पॉइसॉन प्रोसेस। Experiments yielding numerical values of random variable x, the number of outcomes occurring during a given time interval or in specified region are Poisson's experiments। यानी Poisson experiment जो है वो ये होगा कि जो हम एक स्पेसिफाई करेंगे रीजन या हम टाइम की बात करेंगे कि दिस इज 1 आवर, इस 1 घंटे में इस कमरे में कितने लोग दाखिल होते हैं, या इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में कितनी गाड़ियां आके पार्क हुई हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम इसके लिए कोई भी बात कर सकते हैं, या इन ए पर्टिकुलर रीजन
like how many people are delivering lectures in Pakistan at this point. So this is something जो कि स्पेस की बात हम करते हैं या हम टाइम की बात करते हैं कि हम 1 घंटे में, 15 मिनट में, 1 दिन में, 1 साल में कोई इवेंट कितनी मरतबा होता है. तो बेसिकली इस केस में हम ये देखते हैं कि ऑल्दो के वैल्यूज जो हैं दे आर नॉट इनफाइनाइट, बट हम इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं करते. तो जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज बेसिकली एन आउटकम ऑफ दिस पॉइसन प्रोसेस. A process is called Poisson process if the process has no memory. No memory का मतलब वही है कि डिपेंडेंस नहीं है पिछली आउटकम से, यानी एक्सपेरिमेंट के ट्रायल्स में देयर आर नो कोरिलेशंस, कोई उनके अंदर इंटरडिपेंडेंस नहीं है कि पिछले 1 घंटे में जो कुछ हुआ उसका इफेक्ट नेक्स्ट 1 घंटे में होगा. नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि इफ फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज सम कंजेशन और कोई रोड ब्लॉक था किसी वजह से, तो 1 घंटे में गाड़ियां कम गुजरी, लेकिन नेक्स्ट आवर में वो सारा ब्लॉक एकदम पास किया तो गाड़ियां उस जगह से ज्यादा गुजर गई होंगी. तो देयर इज सम डिपेंडेंस कि पिछले 1 घंटे के किसी इवेंट का, लेकिन ये इवेंट इज नॉट सिंस के 5 गाड़ियां थी और 50 गाड़ियां थी, दे आर नॉट कोरिलेटेड. उनकी रीजन तो हो सकती है बट दीज 2 इवेंट्स आर नॉट कोरिलेटेड. सो द प्रोबेबिलिटी दैट single outcome will occur during a very short time interval or in a small region is proportional to the length of the time interval or the size of the region and does not depend on the number of outcomes occurring outside this time interval or region. यानी कम से कम एक की पॉसिबिलिटी जो है, कम से कम एक इवेंट होने की पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाएगी अगर हम साइज ऑफ इंटरवल जो है वो बढ़ा देंगे एंड वाइस वर्सा. यानी साइज ऑफ इंटरवल कम कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन आउटकम विल अकर इन सच अ शॉर्ट टाइम इंटरवल्स और फॉल इन सच अ स्मॉल रीजन इज निग्लिजिबल. यानी एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज निग्लिजिबल. द नंबर ऑफ एक्स आउटकम्स अकरिंग ड्यूरिंग अ पॉइसन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड पॉइसन रैंडम वेरिएबल and the probability distribution is called the Poisson distribution. Poisson distribution जो है उसको हम like P of X or in some cases we write it like lambda t, sometimes we write it in mu is written as e to the negative mu raised to power x divided by x factorial. तो Poisson distribution जो है that is represented by this expression. तो इसका एक मतलब तो हमें वाज़ेह होता है कि x will always be a number क्योंकि factorial की बात हम कर रहे हैं. और it has to be number क्योंकि हम discrete probability distributions की हम बात कर रहे हैं. तो हमने ड्यूरिंग दिस कोर्स ये भी देखा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. What we did कि हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया n और x, p रेज़ टू पावर x और q रेज़ टू पावर n माइनस x से स्टार्ट किया और विद मैनिपुलेशंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई किया हमने लिमिट एंड वी गॉट दिस एक्सप्रेशन. वी हैव डन दिस इन आवर क्लास, रेगुलर क्लास.
सो जो वैल्यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लाइक बाइनोमियल में मीन जो है दैट इज इक्वल टू एन पी, एंड जो वेरिएंस है दैट इज एन पी क्यू, सेम वैल्यूज जो हैं दे आर यूज्ड इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें हमेशा मीन की जरूरत पड़ती है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए भी हमने एक तो एनालिटिकल मेथड, हम बेसिकली वी कैन यूज कैलकुलेटर्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। एक वैल्यू कैलकुलेट करना तो आसान है, बट इफ वी हैव अ सॉर्ट ऑफ मोर नंबर्स, summation x is equal to 0 to 5 में भी, तो इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना, और 5 से भी नंबर बढ़ सकता है 10, 20, तो इन वैल्यूज को ऐड करना दैट बिकम्स टीडियस और डिफिकल्ट। तो इस केस में भी हम टेबल्स जो हैं वो यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ टेबल जो कि पॉइसन सम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी इसमें दीज आर द म्यूज, यानी n इंटू पी से अगर हमें ये वैल्यूज मिल रही हैं, और r जो है दैट इज वही, और x इज इक्वल टू 0 टू r, अपर लिमिट हमने कहाँ तक इसको ऐड करना है, और यहाँ पे वी हैव दिस x एंड म्यू। तो इन ये सम्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। इसमें भी उसी तरह से हम अगर कंसेक्टिव वैल्यू हमें चाहिए, सिर्फ 5 के लिए वैल्यू चाहिए, तो वी टेक दिस सम और उसमें से प्रीवियस जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वी गेट 1 वैल्यू। और अगर हमें सम चाहिए तो ऑब्वियसली दैट इज, और अगर हमें फॉर एग्जांपल फॉर ग्रेटर देन दिस वैल्यू चाहिए, तो हम उसको, इस वैल्यू को 1 में से सब्ट्रैक्ट करके वी कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग सम जो है। तो दैट मैनिपुलेशंस जो हैं हम ड्यूरिंग आवर क्लास काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। हियर वी आर जस्ट रिफ्रेशिंग दोज आइडियाज। इसके बाद हमने बेसिकली जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया, और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस में अगेन वी डिस्कस्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट। यूनिफॉर्म इन केस ऑफ डिस्क्रीट वाज लाइक दिस, जबकि इन कंटिन्यूस केस में इट विल बी समथिंग लाइक दिस, यानी एक रेक्टेंगल की तरह होगी। इफ दिस इज ए, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ए है, एंडिंग पॉइंट बी है, तो इसकी जो हाइट है दैट टर्न्स आउट टू बी 1 over b minus a. So this is what we get in this expression. यही हमने कंटिन्यूस वेरिएबल की डेफिनेशन में भी कहा था कि इसके लिए कोई फार्मूला या क्लोज्ड फॉर्म रिलेशनशिप हमें ज़रूर मिलेगी जो कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस को डिफाइन कर रही होगी. दैट मे नॉट बी द केस इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस. वो तो 2 स्पेसिफिक या 3 स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशंस हमने बात की जिनके लिए हमें एक्सप्रेशंस अवेलेबल हैं. बट इफ़ वी हैव लाइक नंबर्स, जैसा कि हमने एग्जांपल्स में किया था, तो डिस्क्रीट के लिए वी मे नॉट हैव एन एक्सप्रेशन. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. उसके बाद जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस की थी कंटिन्यूअस की एग्जांपल के तौर पे, दैट वाज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे वी स्पेंट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस इन ऑल फील्ड्स. इसकी ना सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंसेज में एप्लीकेशंस हैं, बल्कि इंडस्ट्री में इन प्रोडक्शन हमने मोस्ट एग्जांपल्स भी ऐसी की जहाँ पे कि हम तो ये प्रोबेबिलिटी जो है यानी किसी भी लॉट को एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की, दैट वाज आल्सो मेजर्ड. हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज़ किया था.
A continuous random variable x having the bell-shaped distribution is called a normal random variable. The density of x is denoted by n x mu और डेंसिटी फंक्शन जो है ऐसे रैंडम वेरिएबल x का जिसकी के मीन जो है म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, दैट इज गिवन बाय 1/2 पाई सिग्मा जो है दैट इज नॉट विद इन दिस स्क्वायर रूट, यानी हम इसको नॉर्मली यूं लिखते हैं सिग्मा. This term is like this. Remaining exponential of -1/2 sigma square and multiplied by x minus mu whole square for x lying between minus and plus infinities. तो इससे जो बेसिकली हमें शेप मिलती है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ दिस which is a symmetric curve, एक बेल की तरह की. This is something जो कि थोड़ी more structured form में नजर आ रही है. By hand it is drawn, थोड़ा सा उसमें difference हो सकता है. Normal distribution की properties जो हमने देखी थी, they were the mode which is the point on the horizontal axis where the curve is maximum occurs at x is equal to mu. यानी maximum point जो है that is x is equal to mu पे हमें मिल रहा है. ये हमने इसका प्रूफ भी देखा था. What we did कि हमने जो एक्सप्रेशन अभी देखा इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, उसको 0 के बराबर सेट किया, तो जो वैल्यूज हमें मिल रही थी या तो माइनस और प्लस इन्फिनिटी पे 0 हो रही थी या फिर x इज इक्वल टू म्यू पे. तो वो चूंकि वैल्यूज ऑफ नो यूज है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे, हमने म्यू की वैल्यू को कंसिडर किया था फॉर मैक्सिमा. द सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि दिस कर्व जो है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू द मीन, यानी म्यू में से जो एक्सिस गुजर रहा है इसके दोनों साइड्स पे अगर आप मूव करें तो जो कर्व है दैट रिमेन्स सेम. यानी कहीं पे भी आप ये लाइन ड्रा करेंगे तो जो हाइट आपको यहाँ पे मिल रही है वही आपको लेफ्ट साइड पे भी मिलेगी. किसी भी पॉइंट पे इफ यू डू दिस तो वट एवर हाइट इज हियर सेम जो है वो यहाँ पे होगी. Then we said कि the curve has points of inflection at x is equal to p plus minus sigma and is concave downward if p minus sigma is less than x is less than p plus sigma. यानी इस पार्ट तक, ये जो पार्ट है इसमें इट्स concave downward और इनसे बाहर जो है इट इज कनकेव अपवर्ड. यूं यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है दैट लाइज ऑन दिस पॉइंट. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने जब इसको डिस्कस किया था तब भी इसको रिव्यू किया था. एट दैट टाइम हमने ये भी रिफ्रेश किया था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर कि अगर हम टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करें तो वो उस पॉइंट में से गुजर जाता है इंस्टेड ऑफ उस लाइन को टच करके पास कर जाए. बेसिकली इसी को अगर हम देखें तो इस लाइन पे अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे इस किसी भी पॉइंट पे तो दैट विल बी अबव द कर्व, और अगर हम कहीं इधर नीचे ये ड्रा करते हैं लाइन टेंजेंट तो वो कर्व से नीचे होगा. इसका मतलब है कि देयर इज अ पॉइंट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कर्व के जहां पे ये जो टेंजेंट है दैट विल पास थ्रू द कर्व. तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं. तो बिटवीन दोज टू पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी ये और ये द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड और अपवर्ड है
बियॉन्ड दीज पॉइंट्स, दोनों साइड्स पे। द नॉर्मल कर्व अप्रोचेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस asymptotically as we proceed in the directions away from the mean, यानी हम इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, ये जो कर्व है और एक्स एक्सिस हैं दे बिकम क्लोजर एंड पैरेलल टू ईच अदर, और ये जाके दे विल मीट एट इंफिनिटी। दैट इज व्हाट वी मीन बाय असिम्पटोट। असिम्पटोट जो है दैट इज कॉल्ड बेसिकली टेंजेंट एट इंफिनिटी। असिम्पटोट की जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल वो टेंजेंट एट इंफिनिटी की है, तो इसका मतलब है कि दे विल जॉइन ईच अदर एट टच दिस एक्स एक्सिस जो है ये एज ए टेंजेंट बिहेव करेगा एट इंफिनिटी फॉर दिस कर्व। हम किसी भी डायरेक्शन में, यानी प्लस इन्फिनिटी पे भी यही सिचुएशन होगी और नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी यही सिचुएशन होगी। दैट हैज़ टू बी, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा कि ये जो मीन है, जो एक्सिस थ्रू मीन है, दैट इसके अबाउट द कर्व इज सिमेट्रिक। Then one more property was कि the total area under the curve and above horizontal axis is equal to 1. For probability distribution it has to be, यानी अगर हम इसको कहें कि ये probability distribution है तो इसका एरिया 1 होना चाहिए। If it is not तो हम उसको probability distribution नहीं कह सकते। But for the sake of completeness this axiom या this property is given there. Normal distribution जो थी it had these properties as well कि अगर हम ये म्यू प्लस माइनस 1.96 जाएं तो ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हम कवर कर लेते हैं, यानी हम तकरीबन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस में 95% ऑफ द टोटल कवर कर लेते हैं, और 99% जो पॉपुलेशन है दैट इज कवर्ड बिटवीन 2.58 डेविएशंस एंड 99.9% इज कवर्ड इन 3.29 स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे फ्रॉम द मीन on both sides. तो या हम इसको यूं भी देखते हैं कि probability ऑफ म्यू माइनस सिग्मा और इसको हम यूं कहते हैं इट इज बेसिकली म्यू प्लस सिग्मा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 68%, यानी एक सिग्मा हम दोनों साइड्स पे जाएं तो ये जो अगर ये माइनस सिग्मा है और ये प्लस सिग्मा है वी हैव एन ओरिजिन एट द मीन, तो दिस विल बी यही जो टोटल पॉपुलेशन या टोटल एरिया होगा दैट विल बी 0.68 अप्रॉक्सीमेटली। सिमिलरली जब हम 2 सिग्मा की बात करते हैं तो हम 95.5% पे होते हैं और 3 सिग्मा पे वी आर अप्रॉक्सीमेटली एट 99.7% ऑफ द पॉपुलेशन या एरिया। दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा स्पेसिफिक फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम कहते हैं कि मीन जो है यानी म्यू इज इक्वल टू 0 एंड वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखें एन ऑफ एक्स म्यू सिग्मा जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई सिग्मा ई टू दी -1/2 x minus mu divided by sigma whole squared. And if we place this
म्यू इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1, तो ये एक्सप्रेशन जो है दैट टर्न्स आउट टू बी 1/2 पाई e टू दी माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। और ये जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है दैट वी यूज x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, अगर हम इसमें रिप्लेस कर दें तो बेसिकली दिस विल बी देन फंक्शन ऑफ z, तो हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करने की वजह जो है एक कि इसमें भी हम बेसिकली एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो है वो टेबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली दिस इज द नॉर्मल कर्व और पॉइंट z जो है उससे पहले माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉइंट z तक जो एरिया है दैट इज गिवन इन दिस टेबल। तो इसमें भी हमने देखा कि इस टेबल को हम किस तरह से यूज करते हैं। दिस इज बेसिकली 3.400, दिस इज 3.41, 42 और 49 तक वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे गिवन है। इस तरह से -2.3 और ये टेबल जो है वो जाता है +3.4 तक। सम टेक्स्ट प्रोवाइड ओनली 0 से 3.4 तक वैल्यूज, or we have to use this symmetry property of this normal curve। तो हम हर मीन और हर सिग्मा के लिए टेबल्स तो कैलकुलेट कर नहीं सकते या बना नहीं सकते। तो नॉर्मलाइजेशन का, ये स्टैंडर्डाइजेशन का ये फायदा है कि हम बेसिकली इफ वी हैव दिस टेबल फॉर दिस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम उसकी मदद से वी कैन कैलकुलेट आवर ऑल प्रॉब्लम्स। और हमें अगर नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी गई हो यानी तो हम उसको इस एक्सप्रेशन की मदद से स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस z के ऊपर हम वी यूज दिस टेबल और उससे हम एरिया ऑफ द स्पेसिफिक जो हमें चाहिए होता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी इस केस में वी माइट हैव कि हमें फॉर एग्जांपल ये एरिया चाहिए बिफोर दिस पॉइंट, हमें इसके बाद का एरिया चाहिए हो सकता है, हमें दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के दरमियान का एरिया चाहिए हो सकता है। तो वो सारी मैनिपुलेशंस जो हैं वो हमने सारी एग्जांपल्स में, डिफरेंट एग्जांपल्स में वी हैव डन दोज, उसको हम देख सकते हैं कि हमने ये टेबल जो है वो किस तरह से यूज किया है उसके अंदर। सो विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन we defined a couple of other distributions as well, which were gamma distribution and exponential distribution, but हमने सिर्फ उनकी definition ही की थी। So we can go and review that from the lectures, but जो most important चीज़ें हैं मैं उनको basically review कर रहा हूँ। After probability, we started this estimation of parameters. एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स में से पहले हमने पॉपुलेशन एंड सैंपल की बात की थी। पॉपुलेशन जो था दैट वाज टू टॉक अबाउट होल द पॉपुलेशन, जो कि हमने जिसके बारे में कोई बात करनी है या एस्टिमेशन करनी है। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज करते हैं और उसका जो इंफॉर्मेशन है दैट उसकी बेस पे हम एस्टिमेट करते हैं कि दिस इज समथिंग जो कि पूरे पॉपुलेशन के लिए वैलिड है। इसके लिए हमने जैसे व्हाइल वी वर स्टडीइंग दिस, तो इस एग्जांपल की बात की थी कि हम किस वक्त कैसा सैंपल चूज करेंगे। नॉर्मली जैसे हमने कहा कि हम लिटरेसी रेट चेक करना है। लिटरेसी रेट चेक करने के लिए पूरे पाकिस्तान का वी विल नॉट गो टू मे बी सम यूनिवर्सिटी कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आए होते हैं
तो हमें एक अच्छा सैंपल मिल जाएगा। बट लिटरेसी रेट जो है वो वहाँ पे तो हाईएस्ट होगा, 100% होगा नॉर्मली। तो ये एवरीवन नोज कि वी डोंट हैव 100% लिटरेसी रेट, तो हमारा जो सैंपल है दैट इज रॉन्ग। तो इसका जो इंफॉर्मेशन है दैट कैन नॉट बी एक्सट्रापोलेटेड ऑन द होल पॉपुलेशन। सो वी हैव टू चूज अ गुड सैंपल, यानी हमें हर रीजन में जाके या हर रीजन के ऐसे लोगों के साथ राब्ता करके उनसे पूछना पड़ेगा जो कि वाकई ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ दोज एरियाज। सो हम सैंपल जो है वो वी हैव टू चूज इट वेरी केयरफुली। एस्टिमेशन में वी हैव टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, एक पॉइंट एस्टिमेट है और एक इंटरवल एस्टिमेट है। इन केस ऑफ पॉइंट एस्टिमेट, basically a point estimate of a parameter is a number point on a real line which is computed from a given sample and serves as an approximation of unknown exact value of the parameter of the population। यानी हमने एक सैंपल से लिटरेसी रेट चेक किया और हमने कहा कि पूरे पाकिस्तान की या पूरी पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट जो है वो ये है। दैट्स व्हाट वी mean by point estimate. And then we also define interval estimate, यानी हमारे पास confidence level क्या है कि what is the probability कि जो हमारा estimate है that is correct, या वो कौन सा इंटरवल है जिसमें इस probability के साथ हमारा जो estimate है वो exist करता है। तो एन इंटरवल एस्टिमेट इज एन इंटरवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल। ये भी हमने बेसिकली किया था, वी विल रिफ्रेश दैट इन फ्यू मिनट्स। पॉइंट एस्टिमेट करने के लिए हम जो मेथड हमने लर्न किया था दैट वाज मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड। उसमें बेसिकली उस प्रोसेस को आई जस्ट समराइज कि वी डिफाइन एल which is actually product of function f of x I, यानी x1 का x2 का x3 का, हम एक इसको हम likelihood function कहते हैं। we define a likelihood function L। जो सेकंड स्टेप है इन दैट वी टेक इट्स नेचुरल लॉग। वो बेसिकली नेचुरल लॉग लेने की सिग्निफिकेंस ये है कि इट बेसिकली स्केल्स डाउन एंड सिंप्लीफाइज आवर कैलकुलेशन। ये हमें पता है कि नेचुरल लॉग लेने से सिग्नल या किसी भी फंक्शन की जो शेप है दैट डजंट चेंज, उसका स्केल जो है वो कंप्रेस हो जाता है, इसलिए हम नेचुरल लॉग लेते हैं। तो चूंकि हम मल्टीप्लाई करके वी आर गोइंग एट अ बिगर स्केल, तो हम नेचुरल लॉग से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन वी टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ पैरामीटर थीटा, जो कि थीटा जो है दैट कैन बी म्यू, थीटा जो है दैट कैन बी सिग्मा और एनीथिंग जो कि उस वेरिएबल का कोई फंक्शन हो सकता है। तो वी टेक दिस डेरिवेटिव और मैक्सिमाइज करने के लिए व्हाट वी डू कि हम इसको 0 के बराबर सेट करते हैं एंड सॉल्व इट फॉर थीटा। यानी उस पैरामीटर के लिए हम उसको सॉल्व करते हैं, तो जो वैल्यू हमें मिलती है हम उसे कहते हैं कि दिस इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट। ऑफ दैट वेरिएबल। यानी हमने मीन हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड से कर सकते हैं, सिग्मा कर सकते हैं,
we basically have done significant number of examples maximum likelihood estimate की. So after point estimate we discussed how do we basically define intervals, यानी confidence interval जो है वो किस तरह से हम define करते हैं. Confidence interval में we have this type of interval जो कि basically we have this gamma. Gamma is the probability, यानी क्या probability है कि हमारा जो estimate है ये इस interval के अंदर lie करेगा. So this is basically the confidence interval जो कि हम define करते हैं या we calculate interval. इस इंटरवल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? बेसिकली इसका जो मेथड है वो ये है कि वी चूज अ कॉन्फिडेंस लेवल विच मे बी 95%, 99% एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है. एंड अ टेबल इज अवेलेबल जिसमें कि गैमा के कॉरेस्पॉन्डिंग सी की वैल्यूज आर गिवन. 90% है तो 1.645 है, 95 के लिए, 99 के लिए, and 99.9% के लिए we have all these values of C. Then we calculate mean from the sample, जो भी हमें sample मिलता है, and we compute K which is equal to C sigma divided by square root of n. एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज डिफाइंड बाई, यानी एक्स बार में से हम के को सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक्स बार में से ऐड करते हैं. तो ये जो इंटरवल है दैट इज फॉर द मीन और कोई भी हमने जो वैल्यू बेसिकली उसकी फाइंड की है. यानी बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हमें बता रहा होता है कि जो मीन या जो वैल्यू आपने एस्टिमेट की है दैट लाइज बिटवीन दिस इंटरवल, यानी वो एग्जैक्टली यानी पॉपुलेशन के लिए वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, लेकिन वो इस इंटरवल के अंदर इस सर्टेनिटी के साथ यानी 90%, 95%, 99% सर्टेनिटी के साथ एग्जिस्ट करता है. यानी हमारा जो इंटरवल है या हमारा जो एस्टिमेट है वो कितना सही है. हमने ये जो मेथड देखा था दैट वाज ओनली फॉर नोन वेरिएंस, यानी जहाँ पे हमें वेरिएंस जो है वो पता होगी. अगर हमें वेरिएंस पता ना हो तो वी हैव टू यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, जो कि हमने हमारे कोर्स के स्कोप में नहीं थी, इसलिए वी हैव लर्नड ओनली वन मेथड कि जिसमें हम वेरिएंस के साथ इसको लेकर के चलते हैं. आफ्टर कॉन्फिडेंस इंटरवल वी लर्नड के रिग्रेशन एनालिसिस क्या चीज़ है. रिग्रेशन एनालिसिस इज कि हम किसी भी डेटा सेट के अंदर एक कर्व या एक लाइन फिट करते हैं कि वी हैव डिफरेंट पॉइंट सेट्स और एक लाइन जो है वो हम इसमें फिट करते हैं ताकि हम उस लाइन के एक्सप्रेशन की मदद से वी आर एबल टू फाइंड वैल्यूज ऑन द पॉइंट्स जो कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सके या नहीं कर सकते. तो इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x जो कि x एक्सिस के अलांग है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम बता सकते हैं कि किस किस पॉइंट पे हमने वैल्यूज लेनी है. और दूसरा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि एक रैंडम वेरिएबल होता है विच कैन बी आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट और द प्रोसेस. इसमें हम दो टेक्निक्स हमने देखी थी, एक लीस्ट स्क्वायर फिट की थी और एक नॉर्मल फिट की थी. बेसिकली हमने जो मेथड जो लिया था दैट वाज कि दिस इज अ लाइन हुज जो एक्सप्रेशन है दैट इज इन दिस फॉर्म, यानी a प्लस बी एक्स की फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन है. जो a है दैट इज y इंटरसेप्ट एंड b वुड बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो हमें इस लाइन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा. व्हाट वी डिड कि वी हैड लाइक दीज डिफरेंट पॉइंट्स, तो हमने कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट जो है वो चूज कर लिया, इसका डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस फ्रॉम दिस लाइन
that was basically y minus a प्लस बी एक्स, और अगर ये वाई आई है यानी एक्स आई वाई आई पॉइंट है तो दैट इज यानी लाइन के ऊपर इसका डिस्टेंस जो है वो ये है और एक्चुअल डिस्टेंस ये है। इस डिस्टेंस को हमने स्क्वायर किया एंड व्हाट वी डिड वी टुक इट फॉर ऑल आईज यानी आई इज इक्वल टू 1 to n, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए किया और इसको हमने मिनिमाइज किया एल्जेब्रिकली, यानी इसको हमने मैनिपुलेशंस की एंड वी टुक सम वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हमें इससे जो मिला दैट वाज ए वाज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, और जो b था दैट वाज इक्वल टू एस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स, b जो था दैट वाज एस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स एक्स। जो दूसरा मेथड हमने बेसिकली किया था दैट वाज कॉल्ड नॉर्मल फिट। उसमें हमने ये कहा कि जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट्स हैं, दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड दिस लाइन, and for that we again took the same distance squared और इसको हमने r कह के we differentiated it with respect to a and set that equal to 0 and we differentiated it with respect to b, set that result equal to 0। दो इक्वेशंस मिली जिनकी जो कि दो लीनियर इक्वेशंस थी, उनकी मदद से we found a was equal to something and b was equal to something, and in both cases we saw कि जो रिजल्ट है that is same। हमें क्लोज्ड फॉर्म में उस रिजल्ट पे तो हम नहीं पहुंचते, बट व्हेन वी कैलकुलेट we get same result in case of normal fit as well। And last topic जो हमने डिस्कस किया था that was about correlation। Correlation coefficient was defined by this expression। Correlation analysis में हमने इसको R से रिप्रेजेंट किया था, जनरली हमने इसको रो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसकी जो प्रॉपर्टीज थी they were correlation coefficient for a discrete data set is defined as this value, or correlation coefficient R describes the strength of linear relation and sign its direction। यानी इसकी जो मैग्नीट्यूड है उससे हमें पता चलता है कि ये correlation जो है वो कितना linearly एक दूसरे के साथ correlated है। यानी अगर ये वैल्यू 1 होगी तो हम कहेंगे कि they are same things, यानी अगर एस एक्स और एस वाई जो है वो सेम है तो आर की वैल्यू जो है दैट विल बी 1। इफ आर इज इक्वल टू 1 ऑल एक्स वाई लाइन लाई ऑन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, और अगर नेगेटिव 1 होगा तो नेगेटिव लाइन स्लोप के ऊपर, यानी पॉजिटिव स्लोप यूं होगा और नेगेटिव स्लोप जो है वो यूं करके लाइन होगी। इफ आर इज पॉजिटिव द पैटर्न इन स्कैटरग्राम रन्स फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट, यानी ये पॉजिटिव आर के लिए इस किस्म की डायरेक्शन हमें मिलेगी स्कैटरग्राम की, और अदरवाइज मिलेगी यानी इस किस्म की डायरेक्शन मिलेगी फॉर आर इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है वो क्लोजर टू 1 है तो रिलेशनशिप या कोरिलेशन जो है दैट इज स्ट्रांगर, और अगर 0 के करीब है तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप इज वीक। And lastly, we discussed the correlation of continuous random variables। तो उसमें अगर we have these f of x and g of x as continuous random variables, तो हम इसको बेसिकली इनका जो correlation function है उसको हम cn से रिप्रेजेंट किया था हमने, और that was equal to 1 over e g e
f square root integral from minus infinity to plus infinity f of x g of x dx, where e sub f was equal to f square of x dx integral from minus infinity to plus infinity, and eg was माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक g ऑफ x dx। इसको भी उसी तरह से हम हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो -1 से 1 के दरमियान हमें मिलती हैं। 0 का मतलब है देयर इज नो कोरिलेशन एंड 1 का मतलब है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, यानी वो दोनों बिल्कुल एक ही जैसी चीजें हैं। और अगर वैल्यू जो है वो 1 के करीब है तो कोरिलेशन जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग, और अगर ये 1 से दूर हैं, 0 के करीब हैं, तो कोरिलेशन जो है वो दैट इज वीक। So at this point we concluded our course contents and we conclude this course. I wish you a very good luck in your future. So it's goodbye and good luck.